आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। नेक्स्ट आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे डिफेंस टेक्नोलॉजी, और आप सोच रहे होंगे कि डिफेंस टेक्नोलॉजी पर चर्चा क्यों। देखिए 2024-25 के अंतरिम बजट में जो 1 फरवरी 2024 को पेश हुआ है, उसमें सबसे अधिक फोकस डिफेंस सेक्टर पर किया गया है। और आपको पता होगा कि डिफेंस सेक्टर का बजट 2024-25 के अंतरिम बजट में सबसे अधिक है। यूं कहें अगर डाटा के आधार पर, तो भारत की कुल बजट का, अंतरिम बजट का 8% बजट डिफेंस सेक्टर को दिया गया है। आखिर क्यों भारत की सरकार डिफेंस सेक्टर पर फोकस कर रही है? आखिर क्यों भारत की सरकार डिफेंस सेक्टर के लिए बड़ी पहल कर रही है? यही पहलू डिफेंस टेक्नोलॉजी के महत्व को रेखांकित कर देता है। एक चीज आप वैसे भी जानते होंगे, जब तक कोई देश हथियारों के मामले में, रक्षा उपकरणों के मामले में, डिफेंस इक्विपमेंट्स और डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक वह स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले सकता है। और जो रक्षा और सुरक्षा के मामले में दूसरे देश पर निर्भर होगा, वो ग्लोबल लीडर कैसे बनेगा? इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत की सरकार ने डिफेंस के क्षेत्र में इंडिजेनाइजेशन, स्वदेशीकरण की प्रक्रिया को शुरू किया। और आज आपको जानकर के बहुत खुशी होगी कि भारत की सरकार भारत के कुल रक्षा जरूरत का, मतलब भारत की कुल रक्षा जरूरत की लगभग 75% जरूरतों को अपने स्वदेशी उत्पादन के माध्यम से पूरा करने लगी है। ध्यान रखिएगा, 75% हमारी रक्षा जरूरत हमारे अपने उत्पादों से पूरी हो रही है। यह रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए बहुत बड़ा प्रयास है। केवल 25% रक्षा के क्षेत्र में निर्भरता अब विदेशों पर रह गई है। ये अलग बात है कि भारत एक बड़ा देश है, चारों तरफ से चुनौतियों से जूझ रहा है। भारत की पश्चिमी सीमा पर अगर आप देखिए तो पाकिस्तान हमेशा हमारे तरफ चुनौती पेश करता रहता है, और भारत के उत्तरी पूर्वी सीमा पर आप देखिए तो चीन हमारे गले की हड्डी बना हुआ है, और पूरे हिंद महासागर में चीन भारत को चारों तरफ से घेर रहा है। चीन के बहकावे में हमारे कई पड़ोसी देश, मालदीव टाइप के देश भी आ रहे हैं। ऐसे में भारत की रक्षा जरूरत को आप आसानी से समझ सकते हैं। हमें लड़ने के लिए पूरी क्षमता अर्जित करनी होगी। और एक चीज ध्यान रखिए आप, डॉक्टर कलाम ने कहा था, लड़ने की क्षमता अर्जित करने का मतलब कोई बुरा प्रयास करना नहीं होता। जब हम लड़ने की पूरी क्षमता अर्जित कर लेंगे, तभी शांति के साथ हम विकास करने की क्षमता अर्जित कर पाएंगे। इसलिए लड़ने की क्षमता हमें शांति और विकास के रास्ते पर, अहिंसा के रास्ते पर ले जाती है। यही कारण है कि डॉक्टर कलाम ने डिफेंस टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी ऑफ नॉन वायलेंस, अर्थात अहिंसा की तकनीक कहा था, कि रक्षा की तकनीक अहिंसा की तकनीक है। आज के सेशन में हम उस पर भी बात करेंगे। आज के सेशन में हम डिफेंस के सेक्टर के इंडिजेनाइजेशन पर भी बात करेंगे। आज के इस सेशन में हम रक्षा क्षेत्र में जो नई तैयारी भारत की है उस पर भी बात करेंगे। आपने देखा होगा अंतरिम बजट को पेश करते हुए जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण डिफेंस सेक्टर के बजट पर बात करने लगी, तो उन्होंने एक टर्म पर ज्यादा फोकस किया, डीप टेक इकोसिस्टम। डीप टेक इकोसिस्टम अर्थात डीप टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम डिफेंस सेक्टर के लिए भारत विकसित करेगी और बहुत बड़े बदलाव लाएगी डिफेंस सेक्टर में मॉडर्नाइजेशन के माध्यम से। क्या है डीप टेक टेक्नोलॉजी और डिफेंस सेक्टर को यह कैसे मजबूत बनाएगी? भारत की सरकार पहले ही रक्षा क्षेत्र के लिए 2 डिफेंस
इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एक उत्तर प्रदेश में, एक तमिलनाडु में बना रही है, उस पर काम हो रहा है, निवेश भी आ रहे हैं। साथ ही साथ अब डीप टेक इकोसिस्टम के माध्यम से पूरे डिफेंस सेक्टर में एक बड़े बदलाव की पहल भारत के सरकार के द्वारा की गई। एक चीज पे मैं और आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। आप सभी लोगों को ज्ञात होगा इस समय पूरी दुनिया में 2 जगह पर युद्ध चल रहा है, जो विश्व युद्ध का भी कारण हो सकता है, आगे बन सकता है। तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है कि उसके नाते शुरू हो जाए। यद्यपि ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी यूक्रेन में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है। अर्थात 2 जगह युद्ध में इन्वॉल्व है। यूक्रेन युद्ध में इन्वॉल्व है, जहां पर यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रही है, लेकिन पूरे विश्व की शक्तियों का ध्यान वहां पर है और उनका इंटरेस्ट भी वहां पर है। और गाजा में भी युद्ध चल रहा है इजराइल और हमास के बीच, लेकिन मध्य पूर्व के अधिकतर देशों का ध्यान वहां पर है, बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान और इंटरेस्ट भी वहां पर है। तो ऐसे में क्या भारत की रक्षा तैयारी को बेहतर ना किया जाए? क्या भारत की रक्षा तैयारी के लिए बड़ी पहल ना किया जाए? ये कैसे संभव हो सकता है? एक चीज यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि 1999 कारगिल का युद्ध जो हम लोगों ने लड़ा, वो भारतीय सेना द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था। पिछले 25 वर्षों में हमने कोई युद्ध नहीं लड़ा है, हमारी सेना ने कोई युद्ध नहीं लड़ा है। ऐसे में हमें अपनी क्षमता को अपने अनुभवों के माध्यम से और अपने तैयारियों के माध्यम से ही बनानी होगी, क्योंकि जब हम युद्ध लड़ते हैं तो कई बार तत्कालिक जरूरत समझ में आती है, तमाम तकनीकी की आवश्यकता समझ में आती है, लेकिन युद्ध भले हम लड़ नहीं रहे हैं, युद्ध जैसी परिस्थितियों से हम लगातार गुजर रहे हैं। डोकलाम में 2017 में चीन के द्वारा आपने देखा कैसे तनाव प्रस्तुत किया गया। 2019 में आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान ने हमारे सामने चुनौती प्रस्तुत की और हमने एयर स्ट्राइक किया। और 2020 से गैलवन घाटी लद्दाख में पूरी तरीके से चीन हमारे लिए चुनौती बना हुआ है, गले की हड्डी बना हुआ है। ऐसे में हमारी पूरी तैयारी इस क्षेत्र में होनी चाहिए और इसी को फोकस करते हुए ये जो डिफेंस सेक्टर है, इस पर भारत की सरकार फोकस कर रही। एक बार मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं भारत के डिफेंस बजट के ऊपर। देखिए, भारत का डिफेंस बजट 2022-23 में इतना था 4,78,000 करोड़, 4.78 लाख करोड़, और 2023-24 में ये बढ़ करके हो गया 5.93 लाख करोड़, और 2024-25 के अंतरिम बजट में ये हो गया 6.21 लाख करोड़। अर्थात भारत की सरकार लगातार डिफेंस बजट को बढ़ा रही है। आप आसानी से यहां पे देख सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर किस तरीके से बढ़ रहा है। शायद ये भारत की प्राथमिकताओं को फोकस करते हुए है, भारत की जरूरतों को फोकस करते हुए है। अच्छा, ना केवल हम डिफेंस के बजट को बढ़ा रहे हैं, ऐसे तो डिफेंस बजट के मामले में अगर आप देखें तो भारत पूरी दुनिया में 4थे स्थान पर है। एक डाटा से मैं और आपको जोड़ दूं कि डिफेंस बजट अमेरिका के द्वारा सबसे ज्यादा डिफेंस बजट दिया जाता है, 72 लाख करोड़। हमारा तो पूरा बजट का साइज ही 47 लाख करोड़ है। 2024-25 के अंतरिम बजट का साइज 47 लाख करोड़ मोटे तौर पर। लेकिन अकेले डिफेंस बजट यूएसए का बाप रे बाप बहुत ज्यादा है। लेकिन देखिए कितना है, चाइना का डिफेंस बजट 24 लाख करोड़ का है। ये दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर यूएसए, दूसरे स्थान पर चाइना, और तीसरे स्थान पर रशिया है 7 लाख करोड़। वैसे तो तीसरे स्थान पर भारत था, लेकिन जब से रूस यूक्रेन युद्ध होने लगा है तब से रशिया ने अपने डिफेंस बजट को बढ़ाया है, जिसके नाते हमारा 4था स्थान आ गया है। डिफेंस बजट में हम 4थे स्थान पर हैं। और सऊदी अरब हमसे पीछे है, सऊदी अरब भी तैयारी कर रहा है। तो ये 4थे स्थान पर, भारत डिफेंस बजट के मामले में 4th पोजीशन पर है। ये डाटा मैं इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं
ताकि डिफेंस सेक्टर पर भारत सरकार के फोकस और उसके प्रयासों से आप रूबरू हो सके। क्योंकि एक चीज ध्यान रखिए, यूपीएससी के एग्जाम में सीधे सवाल नहीं पूछा जाता, सवाल उन पहलुओं से पूछा जाता है जो पहलू भारत के राष्ट्रीय महत्व के हैं, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं, या हमारी सरकार संविधान के फोकस हैं, या हमारे लिए विशेष जरूरत वाले हैं। तो चूंकि देखिए लिंक कहां से बनता है कि डिफेंस बजट पे फोकस है तो डिफेंस टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका मतलब डिफेंस टेक्नोलॉजी पे सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन कौन से डिफेंस टेक्नोलॉजी पर, ये आज के इस सेशन के माध्यम से आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। अच्छा, एक चीज और देखें, हम ना केवल डिफेंस का बजट बढ़ा रहे हैं, हम डिफेंस के सेक्टर में, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आपके लिए रखा गया है, हम डिफेंस के सेक्टर में इंडिजनाइजेशन, स्वदेशीकरण पर भी फोकस कर रहे हैं। जरा ध्यान दें, एक बार मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, आप जरा यहां देखें, हम केवल सेल्फ रिलायंट होने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम केवल डिफेंस के सेक्टर में आत्मनिर्भर होने का ही प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम डिफेंस के सेक्टर में एक्सेलेंस की तरफ जाना चाहते हैं, हम निर्यात भी करना चाहते हैं, आयात से मुक्त होना चाहते हैं। ये बात तो सच है, लेकिन हम निर्यात भी करना चाहते हैं, अर्थात हम डिफेंस के सेक्टर में ग्लोबल लीडर भी बनना चाहते हैं। खैर, लेकिन मैं पहले दिखा दूं कि हम कैसे आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। उसी को कहा जाता है इंडिजनाइजेशन ऑफ डिफेंस सेक्टर, रक्षा क्षेत्र का स्वदेशीकरण। 2021-22 में हम अपनी कुल जरूरत का 64% स्वयं से उत्पादन कर ले रहे थे। चूंकि हमने 3 ही साल का लिखा है तो बहुत पीछे का आप नहीं जान पाएंगे, और 2022-23 में हम 68% अपनी जरूरतों को अपने से पूरा करने लगे, और 2023-24 में हम 75% रक्षा जरूरतों को अपने से पूरा कर रहे हैं। तो फिर कितनी जरूरतों को हम विदेशों से पूरा कर रहे हैं, दूसरे देश से? मात्र 25% हम रक्षा उपकरणों, हथियारों का आयात कर रहे हैं, बहुत कम बचा हुआ है। मात्र 25% डिफेंस रिक्वायरमेंट का हम दूसरे देश से आयात कर रहे हैं, बहुत कम हो गया। 75% स्वदेशी क्षमता, मात्र 25% विदेशी। एक ऐसा समय था जब हम 60%, अभी मात्र 7-8 वर्ष पीछे जाइए, हम 60-70% दूसरे देश पर निर्भर थे। लेकिन बहुत जल्दी ये दौर आ गया कि 75% जरूरतों को हम स्वयं से पूरा कर रहे हैं। आखिर डिफेंस टेक्नोलॉजी बेहतर हुई होगी तभी तो ऐसा हुआ होगा। आज की रक्षा जरूरत केवल गोला बारूद थोड़ी है, आज की रक्षा जरूरत में फाइटर जेट हैं, एडवांस्ड वारशिप हैं, सबमरीन शिप हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं, बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल हैं, बहुत एडवांस टैंक हैं, बहुत अच्छे ड्रोन हैं, रोबोट हैं, राडार हैं, और डिफेंस के जरूरत के लिए सैटेलाइट्स हैं, उपग्रह हैं। अर्थात आज की जरूरत कोई, और लेजर गाइडेड बहुत सारी डिवाइसेस है, और डीप टेक टेक्नोलॉजी से सजी हुई बहुत सारी तकनीकी है जो इसको एडवांस कर रही है। साइबर वार से भी लड़ना है, स्काई वार से भी लड़ना है, केवल थल, जल और वायु में ही नहीं लड़ना है, स्पेस वार हो सकता, अंतरिक्ष युद्ध हो सकती है, और उसमें भी अपनी क्षमता को बढ़ाना है। साइबर वार में हमें आगे जाना है, हर तरफ से चुनौतियां और उन सब का समाधान। तो डिफेंस सेक्टर में, अच्छा एक चीज और ध्यान से सुनिए, केवल हम अपनी जरूरत को पूरा ही नहीं कर रहे हैं, हम 85 देशों को निर्यात भी कर रहे हैं। आपको दिखा देते हैं, जरा यहां देखिए, हम रक्षा निर्यात भी करने लगे। ये डाटा मैं सिर्फ इसलिए आपके सामने रख रहा हूं ताकि मैं बता सकूं कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में हमारी तैयारी कैसे चल रही है, आखिर हम अपने पोटेंशियल का यूटिलाइजेशन, एक्सप्लॉयटेशन कर पा रहे हैं कि नहीं, उनका ऑप्टिमाइजेशन कर पा रहे हैं कि नहीं, इससे आप अवगत हो जाए। और साथ में ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए, मेंस के लिए भी। अब देखिए, डिफेंस सेक्टर में जहां हम केवल 2016-17 में
केवल 1521 करोड़ का निर्यात कर रहे थे। ध्यान दीजिए जरा, जरा आप सभी लोग ध्यान दें, मात्र हम 1521 करोड़ का निर्यात कर रहे थे। वहीं 2022-23 में, ध्यान दीजिए, मात्र 6 साल में 10 गुना से अधिक निर्यात करने लगे। 2022-23 में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट, रक्षा निर्यात कितना हो गया? बोलिए बोलिए, 16,000 करोड़ हो गया। वहीं 2023-24 में देखिए 24,000 करोड़ हो गया। 24,000। जो देश आयात पर निर्भर था वो निर्यात करने लगे। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? ये तो आम के आम गुठलियों के दाम हो गया कि भाई आत्मनिर्भर होना एक अलग बात थी, हम निर्यात भी। और आप ध्यान रखिए 2025 तक भारत 40,000 करोड़ का निर्यात करने वाला है। 2025-26 तक भारत इतना निर्यात करने वाला है। और एक चीज और जान करके आपको आश्चर्य होगा, वर्तमान में भारत 85 देशों को निर्यात कर रहा है। वर्तमान में भारत 85 देशों को निर्यात कर रहा है। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि 85 देश में छोटा मोटा देश होगा, श्रीलंका होगा, मालदीव होगा, भूटान होगा, नेपाल होगा, मॉरिशस होगा। हाँ, ये भी है, लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इसमें इटली भी है, फ्रांस भी है, पोलैंड भी है, स्पेन भी है, इजराइल भी है और रूस भी है। अर्थात वो देश जो हमें निर्यात करते थे, हम उनको निर्यात कर रहे हैं। बदल गई परिस्थिति और बाजी पलट रही है। कहा जाता कभी गाड़ी नाव पे और कभी नाव गाड़ी पे। डिफेंस सेक्टर में अपने सामने मात्र कुछ ही वर्षों में आप देख रहे हैं। अब देखिए हमारा जो निर्यात हो रहा है इन देशों को, अब ये तो विकसित देश है ना, इटली को हम निर्यात कर रहे हैं, फ्रांस को निर्यात कर रहे हैं, इजराइल को निर्यात कर रहे हैं, पोलैंड को निर्यात कर रहे हैं, स्पेन को निर्यात कर रहे हैं, रूस को निर्यात कर रहे हैं, यूएई को निर्यात। 85 देश, उतना तो मैं लिख नहीं सकूंगा, लेकिन जस्ट आपको बताने के लिए कि डिफेंस सेक्टर में हम कैसे पोटेंशियल लीडर बन रहे हैं और भविष्य में कैसे हम लीडर बन जाएंगे, इसकी बानगी दिखेगी आपको। इसका जानते हैं एक इंट्रोडक्शन इस क्लास के माध्यम से आपको दिख जाएगा। अच्छा ठीक है, हम अभी भी 25% निर्यात कर रहे हैं, हम 25% जरूरतों के लिए निर्यात कर रहे हैं, इतना परसेंट हम आयात कर रहे हैं। और ये जो आयात कर रहे हैं इनमें से रूस से सबसे अधिक आयात कर रहे हैं। हम जो डिफेंस इंपोर्ट कर रहे हैं 25% कुल जरूरत का इंपोर्ट कर रहे हैं, 75% स्वयं से प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन 25% में 45% हम रसिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। पहले नंबर पे सबसे अधिक हथियार खरीद रहे हैं हम रसिया से। दूसरे नंबर पे 25% में ही 100% मान लिया जाए तो 29% हम फ्रांस से और 11% हम यूएसए से खरीद रहे हैं। अर्थात हम अभी आयात पर निर्भर हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, हम रक्षा के क्षेत्र में बहुत तेजी से बढ़त ले रहे हैं, इस बात से कोई मना नहीं कर सकता। और एक चीज बता दें, रक्षा के क्षेत्र में बढ़त लेने में एक स्कीम ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी में नोट करिए, IDEX स्कीम। इसने तो क्रांति ला दिया है। क्या है फुल फॉर्म IDEX की? इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस। यह डीप टेक इकोसिस्टम को खड़ा कर रहा है। देखिए दोबारा सुन लीजिए, IDEX इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। डिफेंस सेक्टर में एक्सीलेंस के लिए दिस स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूज पोटेंशियल क्रिएट किया है इसने। और डीप टेक टेक्नोलॉजी के लिए, जिसमें AI, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डाटा, ड्रोन, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, फोटोनिक्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ये सब तकनीकी का उपयोग डिफेंस के लिए होगा। एक चीज में, क्योंकि बार बार ये शब्द आ रहा है, देखिए अंतरिम बजट में अगर आप जाएंगे, अंतरिम बजट 2024-25 में अगर आप जाएंगे
तो ये टर्म आपको बार बार मिलेगा, डीप टेक इकोसिस्टम। जो विद्यार्थी नहीं जान रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा समझा दूं, क्योंकि बार बार ये शब्द आ रहा होगा तो आपके मन में आ रहा होगा कि भैया क्या है ये डीप टेक टेक्नोलॉजी परितंत्र। डीप टेक परितंत्र, इसको तो टेक ही लिखा जाता है जनरली, तो ऐसे कर देते हैं परितंत्र। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, देखिए डीप टेक मतलब डीप टेक्नोलॉजी। डीप माने गहरा, बहुत गहरा। और गहरा कौन होता है? जटिल तकनीकें। देखिए डीप टेक उनको कहा जाता है, ऐसी तकनीकें जो बहुत जटिल होती, ऐसी तकनीक जो बहुत जटिल होती है, जिसके लिए बहुत अधिक इंजीनियरिंग, अनुसंधान, नवाचार की जरूरत होती है, उसे डीप टेक टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ध्यान से सुनिए दोबारा, डीप टेक का मतलब जटिल तकनीक से है, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी से है। अर्थात ऐसी तकनीक जो बहुत जटिल है, कठिन है, जिसके लिए बहुत अधिक इंजीनियरिंग की, बहुत अधिक नवाचारों की, बहुत अधिक अनुसंधान की, बहुत अधिक प्रयोग की, खोज की, शोध की जरूरत होती है, उसी को कहा जाता है डीप टेक टेक्नोलॉजी। और आप जानते हैं इस डीप टेक टेक्नोलॉजी से पूरे डिफेंस सेक्टर का मॉडर्नाइजेशन किया जा सकता है। 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लिए हमें यह क्षमता भी अर्जित करनी होगी कि हमारे तरफ कोई आंख उठा के भी देख ना सके। भारत पूरी तरीके से शांत होने की क्षमता को अर्जित कर सके, तभी तो हम विकास और सृजन के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। पहले के समय में लोग शस्त्र और शास्त्र दोनों साथ रखते थे, और शस्त्र इसलिए साथ रखते थे ताकि शास्त्र का अध्ययन किया जा सके। इसलिए आप भारतीय परंपरा में देखेंगे, देवताओं को भी देखेंगे, उनके हाथ में किताब भी होगी तो हथियार भी होगा। हथियार से शांति, और फिर किताब और शास्त्र का अध्ययन, सृजन को बढ़ावा। अब देखिए डीप टेक टेक्नोलॉजी में क्या आता है भैया? डीप टेक टेक्नोलॉजी क्या है? डीप टेक टेक्नोलॉजी, डीप टेक ही मॉडर्नाइजेशन का, डीप टेक में जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे मशीन लर्निंग है, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जैसे ड्रोन की टेक्नोलॉजी है। डिफेंस सेक्टर में तो ड्रोन ने बड़ी भूमिका, इसके माध्यम से हमले हो रहे हैं, हमले को काउंटर किया जा रहा है। रोबोटिक्स है, रोबोटिक्स है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ताकि साइबर ब्लॉकचेन से, आप जानते हैं ब्लॉकचेन से साइबर वार से लड़ा जा सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, लेजर टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, लेजर टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, फोटोनिक्स, मैग्नेट्रॉनिक्स, दीज आर द वेरियस एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ये सब डीप टेक हैं। आप कहेंगे इनकी क्या जरूरत है? डिफेंस में मैंने सुना था कि टैंक की जरूरत होती है, फाइटर प्लेन की जरूरत होती है, वारशिप की जरूरत होती है, सबमरीन शिप की जरूरत होती है, तोप की जरूरत होती, बंदूक की। ये तो मैंने सुना नहीं था, सुना नहीं था। लेकिन आप जानते हैं मिसाइल को, फाइटर प्लेन को, वारशिप को, सबमरीन शिप, पनडुब्बी को, राडार को, टैंक को, तोप को यही मॉडर्नाइज करेगा। क्योंकि आने वाले समय में केवल मनुष्य युद्ध नहीं लड़ेगा, आने वाले समय में युद्ध पूरी तरीके से तकनीकी से युक्त होगा। और जो देश तकनीकी में ही वर्चस्व नहीं रखेगा, आखिर वो किस प्रकार का प्रभाव डाल पाएगा, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न बन जाता है। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सारी चीजों को इंटरनेट से जोड़ करके गाइड करना, ड्रोन, और वो भी रक्षा क्षेत्र के लिए ड्रोन, रोबोट, वो भी रोबो सैनिक से लेकर के तमाम, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो हैकिंग प्रूफ बना दे टेक्नोलॉजी को, क्वांटम कंप्यूटिंग जो पूरी तरीके से फास्ट प्रोसेसिंग करके काउंटर कर दे किसी दुश्मन देश की मिसाइल या हमले को, लेजर टेक्नोलॉजी जिसमें लेजर सिग्नल से लेकर के बहुत सारी चीजों का उपयोग
काली माली गाली, काली 500, काली को जानते होंगे आप, किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। काली, ये परमाणु बम से कम क्षमता नहीं है इसकी। काली के बाद माली, लोग कहते हैं माली के बाद गाली आ जाएगा तो हालत खराब हो जाएगी। माली, माली मतलब मेगा एम्पियर लीनियर इंजेक्टर, और गाली गीगा एम्पियर लीनियर इंजेक्टर, परमाणु बम के बराबर क्षमता है इसमें। देखिए परमाणु बम से क्या होता है, परमाणु बम फोड़ने से ऊर्जा उत्पन्न होती है, और लेजर डायरेक्ट ऊर्जा है। अगर उसे फोकस कर दिया जाए ना तो पूरा एरिया को खत्म किया जा सकता है, जलाया जा सकता है। और ये काली 500 क्या है, लेजर बम है। और माली मेगा एम्पियर, उससे भी बड़ा, और गाली गीगा एम्पियर, गाली से फिर गाली हो जाएगी। आप बात समझ रहे हैं? इसका मतलब यहां से इतनी बात समझ में आपको आ गई कि डिफेंस टेक्नोलॉजी अब एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्या इतनी बात आप नहीं समझ पाई? ये बताइए जरा, क्या इतनी बात आप नहीं समझ पाए? समझ पाए कि रक्षा तकनीकी, या रक्षा कहिए या प्रतिरक्षा कहिए, चलिए मैं रक्षा प्रौद्योगिकी या प्रतिरक्षा प्रौद्योगिकी एक ही बात है, क्योंकि डिफेंस माने बचाव होता है। रक्षा से ज्यादा अच्छा शब्द है प्रतिरक्षा, क्योंकि डिफेंस मतलब हम बचा रहे, हम मार नहीं रहे, हम बचा रहे, और बचाने से हिंसा नहीं होती, अहिंसा होती। तो प्रतिरक्षा प्रौद्योगिकी, ध्यान से सुने, इसका मतलब है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण तकनीकी हो गई है एग्जाम के लिए। इस चैप्टर से प्रश्न पूछा जाएगा, आप सहमत हो गए? पीटी में भी प्रश्न पूछा जाएगा, आप सहमत हो गए? मेंस में भी प्रश्न पूछा जाएगा, आप सहमत हो गए? कैसे पता किया जाता है? इसी तरीके से पता किया। आप कैसे जान पाएंगे कहां से क्वेश्चन आ रहा है? आप बजट में किस पे फोकस किया गया, इकोनॉमिक सर्वे में किस पे चर्चा किया गया, राष्ट्रीय महत्व की चीजें क्या है, अंतरराष्ट्रीय महत्व की चीजें क्या है, करंट में किस चीज पर ज्यादा चर्चा है, कौन सी चीजें पूरे टेक्नोलॉजी को ट्रांसफॉर्म कर रही हैं डिफेंस या किसी भी चीज में। तो इसका मतलब यही सारे सोर्स होते हैं जिससे पता चलता है कि यूपीएससी में अगला क्या प्रश्न आने वाला है। तो मेरे भाइयों, आगे डिफेंस टेक्नोलॉजी अर्थात 2024-25, 2025-26, 2026-27 अर्थात आने वाले वर्षों में, 2-3 वर्षों में डिफेंस टेक्नोलॉजी सबसे चर्चित तकनीकी रहेगी। और डिफेंस टेक्नोलॉजी में होने वाले बदलाव का जो चैप्टर है ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। निबंध में भी क्वेश्चन आ सकता है, रक्षा तकनीकी का स्वदेशीकरण। कई सारे स्टेट एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अर्थात ये चैप्टर बहुत महत्व का हो जाता है। अब जब हम रक्षा तकनीकी पर बात कर रहे हैं तो मुझे याद आ रही है डॉक्टर DS कोठारी। आप सभी लोग जानते होंगे, ये संस्था तो सब लोग जानते हैं, DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सबको पता है कि 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसका ध्येय वाक्य क्या है? बलश्मूलम विज्ञानम, साइंस इज द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। बलश्मूलम विज्ञानम, बल का मूल विज्ञान है। और जानते हैं इस संस्था की स्थापना किसने की? डॉक्टर DS कोठारी। DS कोठारी, महान वैज्ञानिक दौलत सिंह कोठारी, बहुत महान रक्षा वैज्ञानिक डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, दौलत सिंह कोठारी। और आप जानते हैं कोठारी समिति को, आप कोठारी कमेटी को कभी मत भूलिएगा। यूपीएससी में पीटी का एग्जाम जो 1979 से शुरू हुआ, कोठारी समिति, हिंदी माध्यम की शुरुआत हुई कोठारी समिति। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा कंसर्न रहा है कोठारी सर का। ये मेवाड़ के क्षेत्र से, उदयपुर के क्षेत्र से आते रहे हैं, बहुत महान रक्षा वैज्ञानिक। इन्होंने DRDO की स्थापना की, और इसी DRDO, इसी के ऊपर गौरव होता है कि इसी ने हमको अपना हाथ जगन्नाथ अर्थात आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम इसी संस्था ने किया।
इसे आपको थैंक यू बोलना होगा, धन्यवाद बोलना होगा। लेकिन मैं पहले बात करता हूं कि डिफेंस टेक्नोलॉजी है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर के थोड़ा सा कम परिचित रहते हैं। एक लोगों ने मुझसे कहा, बहुत पहले की बात है, क्लास में ही पढ़ाते हुए, कि सर रक्षा तकनीकी लड़ाई भिड़ाई की तकनीक है। और सामान्यतः किसी आम आदमी से आप पूछेंगे तो सामान्यतः लोग समझते हैं कि डिफेंस का मतलब होता है लड़ाई भिड़ाई का काम। लेकिन आप लोगों को पता होगा, एक महान वैज्ञानिक जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको हम लोग डॉक्टर कलाम के नाम से, इतना काफी है इनका नाम, बहुत महान वैज्ञानिक, बहुत बड़े स्तर के वैज्ञानिक, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। यद्यपि इन्होंने बहुत सारे तकनीकी के विकास के लिए काम किया। खाली मिसाइल ही नहीं बनाया, बल्कि इनके नेतृत्व में SLV रॉकेट, तेजस जैसा फाइटर जेट विमान, इसके अलावा अर्जुन जैसा टैंक, स्वदेशी टैंक, लाहट जैसी मिसाइल, अस्त्र जैसी मिसाइल, और बायोटेक्नोलॉजी में भी बायोडाइजेस्टर बैक्टीरिया का विकास, बायो टॉयलेट के लिए किया गया काम, आंखों के लिए बहुत सारी तकनीकी, आंखों की रोशनी बढ़ाने के संदर्भ में, ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने काम किया। डॉक्टर कलाम ने रक्षा तकनीकी, डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर के जो हमारी सोच थी, उस सोच को पलट दिया। पहले लोग रक्षा तकनीकी का मतलब समझते थे लड़ाई भिड़ाई की तकनीक। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, जैसा कि डॉक्टर कलाम कहते थे, जरा समझिएगा। डॉक्टर कलाम कहते थे डिफेंस का मतलब होता है बचाव, और बचाव कहिए या प्रतिरक्षा कहिए। अच्छा आप बताइए, बचाव से हिंसा होती है कि अहिंसा? भाई हिंसा का मतलब लड़ाई भिड़ाई, हिंसा का मतलब लड़ाई भिड़ाई, किसी से लड़ गए, भिड़ गए, हिंसा का मतलब लड़ाई भिड़ाई। आप बताइए, जब आप अपना बचाव करते हैं तो उस समय हिंसा होती है? नहीं, हिंसा नहीं होती। बचाव करने पर हिंसा रुकती है। बचाव करने पे क्या होता है बोलिए? हिंसा रुकती है। और जब हिंसा रुकती है तो उसी को क्या कहा जाता है बोलिए? जब हिंसा रुकेगी तो वो क्या होगा बोलिए? वही अहिंसा हो जाएगी, वही नॉन वायलेंस हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा बोलिए? नॉन वायलेंस। इसका मतलब है डिफेंस टेक्नोलॉजी अहिंसा की तकनीक है, इसको गलत प्रचारित किया गया। अच्छा, वैसे भी किसी दूसरे देश की का डिफेंस हो सकता है हिंसा बढ़ाए, हमारा नहीं, भारत का नहीं। हमने मिसाइल इसलिए नहीं बनाया कि हम किसी देश पर उसे छोड़ेंगे, बल्कि छोड़ने नहीं देंगे। अगर आपने छोड़ा तो आपका समूल विनाश करेंगे। डिटरेंस के लिए बनाया है, निवारक क्षमता। हमने परमाणु बम इसलिए नहीं बनाया है कि हम उसे किसी के ऊपर छोड़ेंगे और उसका विनाश करेंगे। इसलिए बनाया है कि हम उसे छोड़ने नहीं देंगे। अगर किसी ने परमाणु बम हमारे ऊपर छोड़ा या किसी कमजोर देश के ऊपर छोड़ा, हमारे आसपास किसी देश पर छोड़ा, हमारे हितों को प्रभावित किया, तो आपका समूल विनाश करेंगे। ये मैसेज देने के लिए, ये संदेश देने के लिए। इसका मतलब हमारी सारी रक्षा तैयारी क्या है? अहिंसा की तैयारी। इसका मतलब ये क्या है? ये अहिंसा की तकनीक है, ये अहिंसा की तकनीक है, अहिंसा की तकनीक है। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गया कि अगर क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए मेंस में ही सवाल आ जाए कि रक्षा तकनीकी, हिंदी में लिख देते हैं, रक्षा तकनीकी अहिंसा की तकनीकी है, अहिंसा की तकनीकी है, चर्चा कीजिए, डिस्कस इट। अगर यह सवाल आ गया कि डिफेंस टेक्नोलॉजी इज द टेक्नोलॉजी ऑफ नॉन वायलेंस, defense technology is the technology of non-violence, technology of non-violence, discuss it।
तो इस क्वेश्चन को आप समझ गए कि नहीं? समझ गए। वस्तुतः हमारी सारी तैयारी इसलिए नहीं है कि हम किसी को छेड़ने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं, बल्कि हम बचाव करने की क्षमता अर्जित कर रहे हैं, डिटरेंस कैपेसिटी को प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा, डिटरेंस क्या होता है कि शब्द समझिएगा आप। डिटरेंस, डिटरेंस कैपेसिटी, निवारक क्षमता। हम बार बार इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, आप सोच रहे होंगे क्या बोलते हैं आप। निवारक क्षमता, निवारक क्षमता का मतलब होता है बिना युद्ध के बचाव की क्षमता, बिना युद्ध के बचाव की क्षमता, बिना युद्ध के बचाव की क्षमता। अच्छा, बिना युद्ध के बचाव की क्षमता कैसे आएगी? युद्ध ही ना लड़ना पड़े। जब आपकी तैयारी होगी, तैयारी से ही बचाव होता है, तैयारी से ही अशुभ को, बुरे स्थिति को पलटना संभव होता है और मंगल 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 लाना संभव होता है। अर्थात इसी तैयारी से ही डिफेंस होगा। अब जरा एक चीज समझेंगे, देखिए ये दो शब्द है, एक है हिंसा, मैं शब्द को क्लियर कर दूं, एक शब्द है हिंसा और एक शब्द है संघर्ष। इसको हम लोग बोलते हैं वायलेंस, सब लोग बोलते हैं वायलेंस, और इसको कन्फ्लिक्ट कहा जाता है। ध्यान से सुनेंगे, अगर संघर्ष और हिंसा का प्रबंधन कर दिया जाए, रक्षा क्षेत्र का क्या उद्देश्य है? संघर्ष और हिंसा का प्रबंधन। अगर इसका प्रबंधन कर दिया जाए, संघर्ष और हिंसा का प्रबंधन, अगर संघर्ष और हिंसा का प्रबंधन कर दिया जाए तो उद्देश्य पूरा हो जाएगा। लेकिन संघर्ष और हिंसा का प्रबंधन दो तरीके से किया जाता है, ए और बी। संघर्ष और हिंसा का प्रबंधन दो तरीके से किया जाता है। अगर संघर्ष और हिंसा का प्रबंधन देश की सीमा के बाहर कर दिया जाए, आउटसाइड द बाउंड्री, आउटसाइड द बाउंड्री, आउटसाइड द बाउंड्री, सीमा के बाहर, सीमा के बाहर अगर संघर्ष और हिंसा का प्रबंधन देश की सीमा के बाहर किया जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है? संघर्ष और हिंसा का प्रबंधन अगर देश की सीमा के बाहर किया जाता है तो इसी को कहा जाता है डिफेंस, रक्षा या प्रतिरक्षा। पहले शब्द को समझिए, अगर संघर्ष और हिंसा का प्रबंधन देश की सीमा के बाहर किया जाता है तो उसे आउटसाइड द बाउंड्री, तो उसे कहा जाता है भैया, आउटसाइड द बाउंड्री किया जाता है तो उसे कहा जाता है डिफेंस। और जब संघर्ष और हिंसा का प्रबंधन इनसाइड द बाउंड्री किया जाता है, इनसाइड द बाउंड्री, सीमा के अंदर किया जाता है, सीमा के अंदर, संघर्ष और हिंसा का प्रबंधन सीमा के अंदर किया जाता है तो इसी को कहा जाता है सिक्योरिटी, सुरक्षा। जरा ध्यान से सुनेंगे, जब संघर्ष और हिंसा का प्रबंधन, जब संघर्ष और हिंसा का प्रबंधन देश की सीमा के बाहर किया जाता है तो उसे डिफेंस कहा जाता है, और जब संघर्ष और हिंसा का प्रबंधन देश की सीमा के अंदर किया जाता है तो उसे सिक्योरिटी कहा जाता है। अब जरा ध्यान से सुने, जब देश की सीमा के बाहर, सीमा के बाहर का मतलब देखिए, जैसे ये हमारा भूगोल है, मान लेते थोड़ा हमने फिगर बना लिया, मान लीजिए ये हमारा भूगोल है, ये हमारा भूगोल है। जब संघर्ष और हिंसा का प्रबंधन हम देश की सीमा के बाहर इधर कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, तो ये डिफेंस कहलाता है, ये डिफेंस कहलाता है, ये डिफेंस कहलाता है। और हम देश की सीमा के अंदर कर रहे हैं, अंदर कर रहे हैं, अंदर कर रहे हैं, तो ये सिक्योरिटी कहलाता है, इसी को सुरक्षा कहा जाता है। इसके लिए अलग मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय काम करता है, और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय काम करता है। अब जरा ध्यान सुनेंगे, जब संघर्ष और हिंसा का प्रबंधन देश की सीमा के बाहर किया जाता है तो उससे राष्ट्रीय अस्तित्व की रक्षा होती है, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल एग्जिस्टेंस। ध्यान से सुनेंगे, जब संघर्ष और हिंसा का प्रबंधन देश की सीमा के बाहर किया जाता है तो उससे क्या होता है, बोलिए? उससे होता है प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल एग्जिस्टेंस, तो उससे होता है राष्ट्रीय
अस्तित्व की रक्षा, तो उससे होता है राष्ट्रीय अस्तित्व की रक्षा। राष्ट्रीय अस्तित्व की रक्षा होगी तो क्या आपके भूगोल पर किसी का कब्जा होगा? क्या फिर पीओके जैसी स्थिति बनेगी, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जैसी स्थिति बनेगी, या चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर या लद्दाख जैसी स्थिति बनेगी? सियाचिन कोई कब्जा कर पाएगा? अगर यह होगा तो भारत का भूगोल, भारत की जमीन का 1 इंच भी कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। ध्यान रखिए, डिफेंस देश की सीमा के बाहर संघर्ष और हिंसा का प्रबंधन है और इससे राष्ट्रीय अस्तित्व की रक्षा होती है। इसीलिए डिफेंस को नेशनल सिक्योरिटी भी कहा जाता है। इसीलिए डिफेंस बोलिए या बोलिए क्या बोलिए, राष्ट्रीय सुरक्षा। डिफेंस को ही क्या कहा जाता है, दूसरा शब्द राष्ट्रीय सुरक्षा। ये राष्ट्रीय सुरक्षा की तकनीक है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल का नाम आपने सुना होगा, वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। इसका मतलब वो किसके सलाहकार है? डिफेंस की सलाहकार है। खैर डिफेंस की बहुत सारी चीजें आंतरिक रूप से बाहरी रूप से प्रभावित होती है, इसलिए वो सारा चीज देखते हैं, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी भी कहा जाता है और इसके लिए एक अलग मंत्रालय बनाया गया। लेकिन जरा दूसरा टर्म देखें, जब संघर्ष और हिंसा का प्रबंधन देश की सीमा के अंदर किया जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है? सिक्योरिटी। जब संघर्ष और हिंसा का प्रबंधन देश की सीमा के अंदर किया जाता है, जरा ध्यान से सुने, जब संघर्ष और हिंसा का प्रबंधन देश की सीमा के अंदर किया जाता है तो इससे क्या होता है बोलिए? इससे प्रोटेक्शन ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इससे एकता और अखंडता की रक्षा होती है। एकता एवं अखंडता की रक्षा होती है। इससे एकता और अखंडता की रक्षा होती है। एकता अखंडता की रक्षा जब होगी तो क्या कोई हमारे देश को तोड़ पाएगा? क्या इंटरनल थ्रेट हमें दे पाएगा? इसका मतलब इससे देश एक रहेगा। तो ये देश, खैर मैं सिक्योरिटी में बात नहीं करने वाला हूं, क्योंकि इससे देश की एकता अखंडता की रक्षा होती है, इसलिए इसे इंटरनल सिक्योरिटी भी कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसलिए इसे इंटरनल सिक्योरिटी भी कहा जाता है। इसे आंतरिक सुरक्षा भी कहा जाता है। इसे इंटरनल सिक्योरिटी या आंतरिक सुरक्षा भी कहा जाता है। अब जरा ध्यान सुनेंगे। अब एक चीज समझ में आ गई कि डिफेंस टेक्नोलॉजी है क्या। अब ये समझ में आ गया कि डिफेंस टेक्नोलॉजी है क्या, रक्षा प्रौद्योगिकी है क्या। रक्षा प्रौद्योगिकी क्या है? वह तकनीकी जो देश की सीमा के बाहर संघर्ष और हिंसा का प्रबंधन करने की क्षमता देती है। वह तकनीकी, वो लिखने की जरूरत नहीं है, वह तकनीकी जो देश की सीमा के बाहर संघर्ष और हिंसा का प्रबंधन करने की क्षमता। अब देश की सीमा के बाहर कौन संघर्ष हिंसा का प्रबंधन करने की क्षमता देगी? जो दूर तक मार करने वाली मिसाइल है, लंबे रेंज वाला राडार है, या टैंक है, या बहुत दूर तक जाने वाली वारशिप है, युद्धक जहाज है, या फाइटर प्लेन है, फाइटर जेट है, या ड्रोन है, या सबमरीन शिप है, पनडुब्बी है, या लेजर डिवाइसेस है जो बहुत दूर तक जानते हैं, जिससे किरणों को भेजा, या सैटेलाइट है, डिफेंस सैटेलाइट है। ये सब क्या है? ये सब डिफेंस टेक्नोलॉजी की तकनीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी तकनीक डिफेंस की है, तो एक कॉमन सेंस मैं बता रहा हूं जो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको देखना होगा देश की सीमा के बाहर कौन कौन सी चीज जा सकती है। मिसाइल जा सकती है तो डिफेंस टेक्नोलॉजी का पार्ट है। राडार जा सकता है, डिफेंस। कुछ बंदूक का रेंज भी ज्यादा होता है, वो भी डिफेंस में यूज में आ सकती। तोप भी आ सकती, टैंक, युद्धक जहाज, फाइटर प्लेन, ड्रोन, सबमरीन, लेजर्स, डिफेंस। यही सारा इस चैप्टर में पढ़ना होता है। अब आज के इस सेशन का उद्देश्य क्या है? पहले तो ये बताना कि डिफेंस टेक्नोलॉजी क्यों महत्वपूर्ण है यूपीएससी के लिए, फिर ये बताना है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में आता क्या है,
और फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी में होने वाला क्या है। तो होने वाला क्या है जरा देखें। डिफेंस टेक्नोलॉजी में क्या होने वाला है बोलिए। 2024-25 के अंतरिम बजट में क्या बोला वित्त मंत्री ने, बोलिए। अंतरिम बजट में क्या बोला। अंतरिम बजट में बोला कि डीप टेक इकोसिस्टम, इसमें बोला कि डीप टेक इकोसिस्टम बनाना है। डीप टेक इकोसिस्टम, और डीप टेक इकोसिस्टम जो मैंने अभी आपको बताया कि डीप टेक का मतलब जटिल तकनीकी, जटिल तकनीकी जिसके लिए बहुत अधिक नवाचार की, इंजीनियरिंग की, अनुसंधान की, शोध की जरूरत होती, ऐसी तकनीकी। लेकिन यही तकनीकी हमारे रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण को सुनिश्चित करेगी। और यही देखिए मैंने आपको यहां पर समझाया हुआ ये डीप टेक। तो पूछा जा सकता है कि डीप टेक टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे यह रक्षा की जरूरतों को पूरा करेगी, कैसे यह रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण को सुनिश्चित करेगी, और कैसे रक्षा के क्षेत्र में भारत को एक ग्लोबल लीडर बनाएगी। देखिए इन सब तकनीकों पर रूस ने भी काम नहीं किया है, इन सब तकनीकों पर विकसित देशों में भी काम नहीं हुआ है। अगर भारत इन सब सेक्टर में एआई को डिफेंस से जोड़ पाता है, मशीन लर्निंग को, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को, ड्रोन को, रोबोटिक्स को, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, क्वांटम टेक्नोलॉजी को, लेजर को, नैनो को, अगर इनको हम डिफेंस से जोड़ने में सफल हो गए, यकीन मानिए डिफेंस सेक्टर में भारत ग्लोबल लीडर बनेगा। और भारत न केवल एक प्रभावी देश माना जाएगा, बल्कि भारत के इशारों पर पूरी दुनिया चलेगी। और मुझे ये शेयर करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि भारत के पास ये क्षमता है, अपार मानव संसाधन है, टैलेंटेड लोग हमारे पास हैं, बहुत अधिक वैज्ञानिक, बहुत अधिक रिसर्चर, और खासकर आईटी में, स्टार्टअप में एक बड़ी क्रांति चल रही है और हम उसका नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए ये दौर डीप टेक टेक्नोलॉजी हमारे हिस्से में आ सकती है। और आज के दौर में कहा जाने लगा है कि पूरी दुनिया में डिफेंस टेक्नोलॉजी में वही राज करेगा जो डीप टेक्नोलॉजी, डीप टेक में राज करेगा, और डीप टेक में भारत राज करेगा। क्यों? क्योंकि डीप टेक के लिए इकोसिस्टम बनाना होगा, और इकोसिस्टम के लिए डीप टेक स्टार्टअप, ध्यान से सुनेंगे, डीप टेक स्टार्टअप, मैं थोड़ा आपको दिखा दूं। डीप टेक स्टार्टअप्स, 3000 से अधिक स्टार्टअप भारत में काम कर रहे हैं। 3000 से अधिक डीप टेक स्टार्टअप काम कर रहे हैं, और हम लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं। भारत की सरकार इसमें 10 करोड़ रुपए दे रही है, कोई स्वतंत्र रूप से भी जानते काम कर रहा है। तो 3000 से अधिक डीप टेक स्टार्टअप भारत में काम कर रहे हैं, जो डीप टेक टेक्नोलॉजी के विकास में तेजी से उभर रहे हैं। साथ में भारत की सरकार, डीआरडीओ, इसरो, बार्क और कई हमारी भारत सरकार की संस्थाएं, आईआईटीज, ट्रिपल आईआईटीज, आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसी बहुत सारी महत्वपूर्ण और राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं भी इस टेक्नोलॉजी के विकास में लगी हुई है। और माना जा रहा है कि भारत 2030 तक इस सेक्टर में $450 बिलियन से $500 बिलियन कमाएगा, और अपने रक्षा क्षेत्र को भी मजबूत बनाएगा। समझ आ गया आपको आज के डिफेंस टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है और हमने क्यों इस टॉपिक को लिया। मुझे यकीन है कि आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट आईएएस की इस पहल के लिए आप लोगों का जो है स्नेह, आप लोगों का प्यार और आप लोगों का समर्थन हम लोगों की ऊर्जा को बहुत आगे बढ़ाने में सहायक हो रहा है। और हमें पूरा विश्वास है आप सभी विद्यार्थियों को इन सब सेशन के माध्यम से बहुत बूस्टअप मिलेगा, आपकी तैयारी को एक नया जो है दौर मिलेगा, नई सोच मिलेगी। तो आज के इस सेशन में इतना ही। पुनः हम लोग मिलेंगे और चर्चा करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंडियन इकोनॉमी के पार्ट को
और लगातार आप जुड़े रहिए, बने रहिए और हम लोगों की पहल को अपना समर्थन भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।